चलो बेटा कंट्रोल करेंगे, यूनिट 2 का रिवीजन चालू करेंगे। सारे बच्चे आंसर देंगे ना। इसमें इसमें आवाज आने को ना, इसमें आवाज आने को ना, समझे क्या बात कर? क्या आवाज आ रही है? तेरी आती रहती, तू टेंशन मत ले। इससे इससे तू भी आ रहा है। बात कर स्टार्ट करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर कौन सा रिवाइज करना है आज? 2 एंड 3। जल्दी से बताएंगे। स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स। स्टिपुलेशन मतलब क्या होती है? कंडीशन। स्टिपुलेशन मतलब मैंडेटरी कंडीशन। अब दो स्टिपुलेशन होती है, फर्स्ट इज द कंडीशन, सेकेंड इज द वारंटी। डेफिनेशन याद करनी है क्या एग्जाम के लिए अपने को? यस। पहला डेफिनेशन याद करनी है क्या एग्जाम के लिए? यस। क्या बोलता है कंडीशन का डेफिनेशन? क्या बोलता है? कंडीशन इज द थिंग दैट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑन दी अदर वे राउंड वारंटी की बात करेंगे, इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात करेंगे अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो तो क्या राइट्स रहती है अपने को? ट्रिपल आर की राइट्स रहती। पहला तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते, दूसरा आप पैसा रिफंड मांग सकते, तीसरा आप गुड्स को रिटर्न कर सकते। बात करेंगे वारंटी की। क्या वारंटी में ट्रिपल आर के पावर्स होते हैं? नहीं, वारंटी में बस एक पावर होता है, दैट इज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे स्टिपुलेशन एज टू टाइम। उसके बाद बात करेंगे स्टिपुलेशन एज टू टाइम। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस क्या है? इज द टाइम ऑफ डिलीवरी। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। प्राइस हो सकता है कि जिस हिसाब से डिलीवरी हो उस हिसाब से हम लोग प्राइस आगे या पीछे का क्या कर लेंगे, कब देना है वो एडजस्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। देन क्या बोला है? कंडीशन एंड वारंटी। नहीं करेंगे बेटा? नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। बात करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज की। बात करेंगे कंडीशन एंड वारंटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडीशन मतलब सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात करेंगे वारंटी की, इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्रिपल आर के राइट्स मिलेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ तो कौन सा राइट मिलेगा? क्लेम फॉर डैमेजेस वाला। अब क्या बोला हुआ है? क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ मतलब बाय डिफॉल्ट ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया? यस। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ डज दैट मीन कि बाय डिफॉल्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया? नहीं। उसके बाद बात करेंगे इन केसेस में भले ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ये सारे केसेस ब्रीच ऑफ कंडीशन के एज पर द ब्रीच ऑफ कंडीशन। इस केस में जो बायर है उसको ट्रिपल आर के राइट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन इन 3 से 4 केसेस में क्या होगा कि बायर विल ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, मतलब क्या आप ट्रिपल आर के राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं। यू कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। यू कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। सबसे पहला क्या है? राइट विद द बायर। अब राइट बायर के पास कौन सा राइट होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? बायर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑन द कंडीशन एंड इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जब मैं लेंसकार्ट की शॉप पर गया था, मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? ब्लू कलर का फ्रेम चाहिए, ये पावर वाला फ्रेम चाहिए एंड ये कंपनी का फ्रेम चाहिए। मैंने सब चीजें स्पेसिफाई कर दी थी। अब मैं गया फ्रेम लेने, उसने क्या किया? जो पावर था उसने कम पावर वाले लेंसेज क्या किए? फिट कर दिए। अब कम पावर वाले लेंसेज फिट कर दिए, मैं जाऊंगा उनके पास, मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास राइट है, या तो मैं पूरा का पूरा चश्मा रिटर्न कर दूं, या तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने आपको पैसे देकर रखे ना, आप एक काम करो, मैं 2 दिन बाद आता हूं, इसमें भी आप नए पावर के क्या कर दो, जो एक्चुअल पावर है उसके लेंसेज फिट करके दे दो। अब जो पुराने लेंसेज लग गए वो तो लेंसेज वेस्ट हो गए, अनलेस वो किसी और चश्मे में यूज हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ तो वो डैमेज हो गया। अब ये जो डैमेज है कौन बेयर कर रहा है? सेलर बेयर कर रहा है। कौन बेयर कर रहा है? सेलर। मेरे पास राइट था, मैं क्या बोल सकता था सेलर को कि आज तक मैंने जितने भी पैसे दिए पूरे के पूरे पैसे क्या करो? रिफंड कर दो। लेकिन बायर ने खुद से डिसाइड किया है कि मुझे इधर से ही चश्मा लेना है, भले 2 दिन बाद भी मिले तो ये मुझे क्या कर देंगे? गलतियां सही करके दे देंगे। तो इफ द बायर वांट, ये क्या है? वॉलंटरी वेवर। ये बायर अपनी इच्छा से क्या कर रहा है? वेव कर रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ वॉलंटरी वेवर। उसके बाद क्या बोला हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर और होल ऑफ द गुड्स। नॉन फेवरेबल मतलब हमने गुड्स में भी देखा था
अलग नहीं किया जा सकता। नॉन सेवरेबल मतलब अलग नहीं किया जा सकता। हमने एग्जाम्पल देखा था, वो जो बिल्डिंग का हमें टॉप बनाना था, अब उसमें 4 मटेरियल लगने थे। पहले तो लगना था अंबुजा सीमेंट, दूसरा लगना था डॉक्टर फिक्सिट का वाटरप्रूफर, तीसरा क्या लगना था, वो बारीक माटी लगनी थी, एंड मानो चौथा कोई केमिकल या लिक्विड लगना था जो मिक्सिंग के लिए काम आने वाला था। अब उसने 3 चीजें तो वही यूज करी, बस वाटरप्रूफर क्या किया, डॉक्टर फिक्सिट की जगह पे दूसरा यूज कर लिया, एंड उसने वो यूज किया, एंड उसने ऊपर काम चालू कर दिया, आधा काम उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब बायर के पास ऑप्शन है, लेकिन क्या इज इट सेंसिबल कि मैं बोलूं आपने जो पूरा अप्लाई किया है पूरा निकालो एंड नया फिर से डालो? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, तेरा जितना बनता था, मान ले कि जितना भी वेट के हिसाब से बनता था, मैं उसमें से कुछ कम प्राइस उसे दूंगा। जितना बनता था मैं उसमें से क्या करूंगा, कम प्राइस दूंगा, एंड मैं क्या करवा लूंगा, अपने खर्चे पे वाटर प्रूफिंग वाला पेंट ऊपर करवा लूंगा। मतलब इस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अगर मैं चाहूं तो उसको बोल सकता हूं कि जितने भी पैसे दिए पूरे रिटर्न कर दे। मैं उसको बोल सकता हूं कि ये जितना भी तूने अभी तक अप्लाई किया है पूरा वापस लेकर चले जा, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं निकालने बोलूं, फिर मैं दूसरे पर्सन को बोलूं कि आप आकर पूरा लगा के जाओ। तो क्या बोला जाता है कि भले ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन आप इसे क्या मान रहे हो, ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहे हो। ठीक है। एंड अगला क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन और वारंटी एक्सक्यूज बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। हमने एग्जांपल देखा था, मैं जालना में टी का डीलर हूं, मैंने एक कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आसाम की एक पर्टिकुलर क्वालिटी की जो चाय है मैं आपको क्या करूंगा, मंगवा के दूंगा। अब मान लो आसाम में हैवी फ्लड्स आ गए, एंड वो जो टी है वो ग्रो ही नहीं हुई। अब इस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन है। ये केस में कौन सा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मानकर क्या करूंगा, सिर्फ डैमेजेस दूंगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है, अदरवाइज। अदरवाइज में कोई भी केस आ सकता है। हमने प्राइमरीली केस देखा था इम्पॉसिबिलिटी वाला केस। हम लोग मैन्युफैक्चर किया करते थे प्लास्टिक बैग्स, अब प्लास्टिक बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग इलीगल हो गया, तो इस केस में आप भी कुछ नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी मानो। अगर कुछ डैमेजेस है तो क्लेम करो, वरना आगे बढ़ो। कौन सा वाला? तो 2 पॉइंट है क्या, पॉइंट 1 और 2, वही बीच में ऐड करके 1 पॉइंट करेंगे। ठीक है। बात करेंगे जो पहले 2 पॉइंट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी वेवर। वॉलंटरी वेवर मतलब बायर अपनी इच्छा से चाहे तो मान सकता है, लेकिन जो बाद के 2 केसेस है दीज आर कंपलसरी वेवर, मतलब इन केसेस में कंपलसरीली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इंप्लाइड मतलब ध्यान से देखेंगे, इंप्लाइड मतलब दीज आर प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ बट कैन बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्ट के हिसाब से ये चीजें इंप्लाइड है, लेकिन दीज इंप्लाइड कंडीशंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। मतलब अगर पार्टीज ने अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो फॉलो करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये जो इंप्लाइड कंडीशन है हम इन्हें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऑन दी अदर वे राउंड एक्सप्रेस कंडीशन मतलब, एक्सप्रेस मतलब ये नहीं लिखित में, एक्सप्रेस मतलब जो पार्टीज ने एग्री किया है, हो सकता है वो एग्रीड हो, वो इन रिटर्न एग्रीड हो सकता है जो एग्रीमेंट हुआ है वो वर्बली हुआ है, दोनों में से किस वे से भी एग्रीमेंट हो सकता है। अब बात करेंगे इंप्लाइड कंडीशंस की। अब बात करेंगे इंप्लाइड कंडीशंस की। इंप्लाइड कंडीशन मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या कर ली जाएंगी, मान ली जाएंगी। सबसे पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। सबसे पहला कौन सा है, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब जो सेलर है एट द टाइम ऑफ सेल, क्या सेलर के पास टाइटल होना चाहिए? यस। अब क्या बायर जाके हर बार सेलर को पूछेगा क्या ये गुड्स आपके ओनरशिप में है, क्या ये गुड्स आपके ओनरशिप में है? नहीं। जो कि दिस इज एन इंप्लाइड कंडीशन, तो ये मान लिया जाएगा कि अगर सेलर ये गुड्स बेच रहा है तो इसकी ओनरशिप भी किसके पास होगी, सेलर के पास होगी। बात करेंगे सेल के कॉन्ट्रैक्ट की। सेल का कॉन्ट्रैक्ट किसमें होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में। तो जिस टाइम पे सेल हो रहा है उस टाइम पे सेलर के पास ओनरशिप होनी चाहिए। ऑन दी अदर वे राउंड अगर बात करेंगे फ्यूचर गुड्स की, अगर बात करेंगे कॉन्टिजेंट गुड्स की जिनसे रिलेटेड सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, ध्यान से देंगे, सब सुनने का नहीं है बेटा, बोलने का भी है। जिनसे रिलेटेड सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब अगर उनसे रिलेटेड एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, अब अगर उनसे रिलेटेड क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो आज तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ
हो सकता है उस दिन सेलर के पास प्रॉपर्टी हो सकता है उस दिन सेलर के पास प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन जब वो गुड्स ट्रांसफर होने वाले हैं उस दिन सेलर के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस दिन सेलर के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन की, बात करेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन की। मैं लैपटॉप क्लिनिक गया, मैंने उधर पूरी डिस्क्रिप्शन बताई कि i5 वाला लैपटॉप चाहिए, 11 जनरेशन चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 2 TB हार्ड डिस्क चाहिए, 256 GB का SSD चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। ये सारे क्या हो गए मेरे डिस्क्रिप्शन हो गए, ये सारे क्या हो गए मेरे डिस्क्रिप्शन हो गए। अब ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जब उसने मुझे कॉल किया कि सर आपने जो ऑर्डर दिया था वो लैपटॉप आ चुका है, इसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन के लैपटॉप मैंने ऑर्डर किए थे वही डिस्क्रिप्शन के लैपटॉप उसने क्या किए, मुझे मंगवा के दिए। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स नॉट इन डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला था डेल कंपनी का लैपटॉप चाहिए, उसने मुझे लाकर क्या दे दिया, एचपी कंपनी का लैपटॉप। एम आई बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स? नहीं, बाउंड मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं। एग्जांपल देखा था हमने लैपटॉप विद स्पेसिफिक फीचर्स वाला। उसके बाद बात करेंगे सेल बाय सैंपल वाला, उसके बाद बात करेंगे सेल बाय सैंपल वाला। अब बहुत सारी चीजें जो होती है, एग्जांपल राशन वाली चीजें, अब हम लोग जाते हैं अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग प्राइस वाले राइस पड़े रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सैंपल देखते हैं एंड सैंपल के बेसिस पे क्या बोलते हैं कि ये क्वालिटी का राइस आप 10 kg 15 kg 20 kg क्या करो, पैक कर दो। नाउ दिस इज द सेल बाय सैंपल। अब इसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या है, जो आपका एक्चुअल बल्क है, मतलब जो 10 kg आपने खरीदा, दैट शुड मैच, दैट शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। आपको जो सैंपल बताया गया है जो एक्चुअल है वो उससे भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। देखो जनरली ऐसा वो काजू बादाम के केस में भी होता है कि आप किराना दुकान पे जाओ तो आगे जाके उनके हाथ के आगे जो छोटे बॉक्सेस पड़े होते हैं उसमें ऐसे ही रखते हैं कि टेस्ट कराने के लिए, क्वालिटी चेक करवाने के लिए। फिर आप जो बोलो अंदर उनके पास स्टोर होता है, उसमें से आपको क्या करेंगे, पैक करके लाके देंगे। अब बाहर मान लो कि 150 रुपए में जो उसने बताए वो अच्छी क्वालिटी के थे और अंदर से जो वो लेकर आया वो खराब क्वालिटी के थे, तो इंप्लाइड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है एंड बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। अब सेल बाय सैंपल में 3 पॉइंट्स है। जनरली क्या होता है ना, अगर सेल बाय सैंपल का क्वेश्चन बने तो बच्चे क्या करेंगे, जो एक पॉइंट रेलेवेंट है वही लिख कर आएंगे, लेकिन सेल बाय सैंपल में बुक में तीनों पॉइंट्स है ना, तो तीनों पॉइंट लिख के आना। पहला पॉइंट क्या है, द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। ध्यान देंगे जो सैंपल की क्वालिटी है एंड जो बल्क की क्वालिटी है वो मैच होनी चाहिए। मतलब बासमती राइस ऑब्वियसली जो 180 पर केजी है उसकी क्वालिटी विल बी फार सुपीरियर देन जो 120 या 150 रुपीज वाले राइस है। तो आपको सैंपल में बताए 180 वाले एंड जब पैक किए तो 120 वाले पैक कर दिए, राइस तो 180 वाले का ही चार्ज किया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगला क्या बोला हुआ है, बायर टू हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अगर मैंने बल्क में गुड्स परचेज किए तो सेलर मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि सर आपको सैंपल तो दिखाया था, बल्क एग्जैक्टली सेम है, आपने बोला था सेम क्वालिटी का, मैं बोल रहा हूं आपको बल्क सेम क्वालिटी का है। फिर भी बायर को राइट है कि वो खुद की तसल्ली करवा के लिए खुद के बिहाफ पे बायर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट मेकिंग इट अनमर्केंटेबल दैट वुड नॉट बी अपेरेंट इन द रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। हमने इसमें कौन सा एग्जाम्पल देखा था, शूज सप्लाई करने थे फ्रेंच आर्मी को, शूज सप्लाई करने थे फ्रेंच आर्मी को। अब जब फ्रेंच आर्मी गुड्स देखने आई, सेलर को पता था इनका पर्पस क्या है कि आर्मी पर्पस रहने वाला है, सेलर को पता है कि इनका यूज थोड़ा रफ रहने वाला है। अब सेलर ने उनको वो गुड्स बताए जिनका जो सोल था वो किसका बना हुआ था, पेपर का। अब उन्होंने क्या किया, जब वो एग्जामिनेशन करने आए तो उसको ऊपर से कवर कर दिया, इस तरीके से कवर कर दिया कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सोल किसका है, पेपर का है, लेकिन जब आप एक्चुअली यूज करोगे तब तो पता चली जाएगा। तो इस केस में अगर मैं गुड्स एक्चुअली लेकर गया एंड गुड्स खराब निकले तो लायबल कौन रहेगा, सेलर लायबल रहेगा। कौन लायबल रहेगा, सेलर लायबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। हमने इसमें कौन सा एग्जांपल देखा था, सनफ्लावर ऑयल प्लस हेम्प ऑयल वाला। एक तो हो सकता है कि मैं कुछ सैंपल देखूं, दूसरा हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन भी दूं, दोनों चीजें भी हो सकती है। यस, एक तो सैंपल भी हो सकता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। अब अगर मैंने गुड्स को डिस्क्राइब भी किया, मैंने सैंपल देखा एंड मैंने गुड्स को डिस्क्राइब भी किया, तो जो एक्चुअल गुड्स है क्या वो सिर्फ सैंपल से मैच होने चाहिए, क्या वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए, या वो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए।
हमने एग्जांपल देखा था जब मैं ऑयल परचेज करने गया, उसने मुझे एक ऑयल दिखाया। अब वो ऑयल एक्चुअली में इट वाज अ मिक्स ऑफ कौन सा ऑयल, सनफ्लावर प्लस हेम्प ऑयल। कौन सा मिक्स था वो, इट वाज अ मिक्स ऑफ सनफ्लावर प्लस हेम्प ऑयल। अब सैंपल तो सनफ्लावर प्लस हेम्प का था। मैंने जब गुड्स को डिस्क्राइब किया, तब मैंने डिस्क्राइब करते समय क्या बोला गुड्स को कि मुझे कौन सा चाहिए, सिर्फ सनफ्लावर ऑयल चाहिए। अब जब मैं एक्चुअल गुड्स को डिलीवरी लेने गया, तब उसने मुझे कौन से गुड्स अप्लाई किए, सनफ्लावर प्लस हेम्प ऑयल वाले। अब दिखने में सेम थे, मैं घर पे लेकर चला गया, मैंने क्या किया, उनसे पकोड़े तले। मैंने उनसे क्या किए, पकोड़े तले। अब पकोड़े खा के लोग हाई होने लगे, पकोड़े खा के लोग हाई होने लगे। मुझे लगा यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। मैं गया उसके पास, उसने क्या बोला, सर आपको जो सैंपल दिखाया था ना, सैंपल आपको सनफ्लावर प्लस हेम्प का दिखाया था, ये जो आपको सप्लाई किया ये भी सनफ्लावर प्लस हेम्प है। कंडीशन एज टू सैंपल वाला आपका सेटिस्फाइड है। मैंने बोला सैंपल तो था, लेकिन मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि मुझे सिर्फ सनफ्लावर वाला ऑयल चाहिए। अब इसमें क्या सेटिस्फाइड है, सैंपल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है डिस्क्रिप्शन वाली, क्या वो सेटिस्फाइड है, नहीं। तो अगर दोनों चीजें मैच नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड। अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, रेप्यूडिएट हो सकता है। तीसरा इज द कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगला कौन सा है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अब क्या बोला गया है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस में तीन कंडीशंस है। इंप्लाइड कंडीशन कब होगी, पहला द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस, दूसरा ही हैज रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट। अब ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वालिटी एंड फिटनेस वाला कंडीशन अप्लाई करना है, उसमें ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेंगे। पहला क्या है, द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस। अगला क्या है, he has relied on the skill of the seller। एंड तीसरा क्या है, seller has ordinarily been dealing in those goods। मतलब इन जनरल क्या बोला हुआ है, गुड सही क्वालिटी की है क्या, इन जनरल क्या बोला हुआ है, दोगोड़ा मोबाइल दे दो। इन जनरल क्या बोला हुआ है, गुड सही क्वालिटी की है क्या। सो जा, सोगा सोगा रिवाइज कर रहा है, कर ले बेटा। क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है। अब जो क्वालिटी एंड फिटनेस वाला कंडीशन है, क्या बोला हुआ है कि बायर की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी एंड फिटनेस क्या करे, बरोबर से ले। मतलब आप किसी शॉप पे गए, आपने क्या बोला, आपने शर्ट देखी, आपने शर्ट पसंद करी ना, आपने सेलर को बोला कि मैं गुड्स वापस करने वाला हूं, आपको पसंद आई, आपने ट्राई करके देखी, आप वो शर्ट अपने पास लेकर आ गए। अब क्वालिटी एंड फिटनेस चेक करना किसकी जिम्मेदारी थी, बायर की जिम्मेदारी थी। मतलब क्या इस केस में वो सेलर को लायबल ठहरा सकता है, आगे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये तीन कंडीशंस में सेलर लायबल होगा। हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, हमने एग्जांपल देखा था वेबकैम वाला। हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, वेबकैम वाला। अगर मैं सेलर के पास गया, मैंने सेलर को डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, मुझे 2 मीटर दूर से क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, वो कैमरा में जो ग्रीन स्क्रीन है वो कैप्चर करना चाहिए, मैंने सेलर को पर्पस बताया। दूसरा, मैं सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे क्या किया, मैंने रिलाई किया, आई हैव रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ किसके, सेलर के। एंड तीसरा, सेलर हैज ऑर्डिनरीली बीन डीलिंग इन दोज गुड्स। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कौन लायबल, सेलर लायबल, अदरवाइज कौन लायबल होगा, बायर लायबल होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है, अब ध्यान से देखेंगे। अभी तक हमने सारी केसेस कौन से देखे थे कि सेलर लायबल, अभी तक हर केस में कौन फंसता था, सेलर। लेकिन इसका एक्सेप्शन है द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। जिधर भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर दिखेगा उधर क्या लिखना है, लेट द बायर बी अवेयर। अच्छे बड़े इन्वर्टेड कॉमास में डालकर लिख के आना है, दैट इज लेट द बायर बी अवेयर। अब लेट द बायर बी अवेयर में जनरली सेलर लायबल, कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल, बायर लायबल। जनरली कौन लायबल, सेलर लायबल। कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल, बायर लायबल। लेकिन कैवेट एम्प्टर के भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब बताएंगे, अगर नॉर्मली सेलर लायबल, कैवेट एम्प्टर में बायर लायबल, तो कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस में कौन लायबल, फिर से सेलर लायबल। फिर से कौन लायबल, सेलर लायबल। हाँ, पूरी नहीं, 2-3 पॉइंट नवे है ना। इंप्लाइड कंडीशन मतलब मान लिया जाएगा जो कैवेट एम्प्टर के एक्सटेंशन है, हो सकता है वो एक्सप्रेस भी हो, है ना।
बात करेंगे कंडीशन एस टू कौन सा था, वो मर्केंटेबिलिटी वाला। बात करेंगे कंडीशन एस टू कौन सा, मर्केंटेबिलिटी वाला। अपने इंप्लाइड कंडीशन अपन देख रहे थे, इंप्लाइड कंडीशन कितने बेटा, टोटल इंप्लाइड कंडीशन कितने, 7 है। अपन ने कौन सा देख लिया, पहला टाइटल वाला देखा, दूसरा सैंपल वाला देखा, तीसरा डिस्क्रिप्शन वाला देखा, चौथा क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन देखा, पांचवा कौन सा देखा, क्वालिटी एंड फिटनेस वाला। कौन से दो बचे, एक तो मर्केंटेबिलिटी, दूसरा कौन सा बचा, होलसमनेस। मर्केंटेबिलिटी मतलब बेचने लायक कंडीशन, गुड्स मर्केंटेबल होने चाहिए, मतलब बेचने लायक कंडीशन में होने चाहिए। मैं आपको नया मोबाइल फोन बेच रहा हूं एंड उस पर स्क्रैचेस है, विल इट बी टोल्ड टू बी मर्केंटेबल, नो। दूसरा, मैं आपको वो जो कॉपर की बोतल आती है वो बेच रहा हूं, लेकिन कॉपर की बोतल में जंग लगा हुआ है, इज इट मर्केंटेबल, नो। क्या बोला हुआ है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, जो भी दूसरा पीतल तांबा जो भी है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन बाय अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स ऑन सच डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स डिस्क्राइब्ड है तो गुड्स क्या होने चाहिए, मर्केंटेबल होने चाहिए। क्रैक मोबाइल फोन या दीमक वाला फर्नीचर। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन एज टू होलसमनेस की। होलसमनेस की कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, कंज्यूमेबल्स पे। किस पर अप्लाई होती है, कंज्यूमेबल्स या प्रोविजंस पर, एग्जांपल मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा। जो कंडीशन एज टू होलसमनेस है, ये क्या है, कंज्यूमेबल्स से रिलेटेड क्वालिटी एंड फिटनेस वाली जो कंडीशन है, वही कंडीशन इधर अप्लाई हो रही है। उसके बाद इंप्लाइड कंडीशंस तो हो गई, मतलब ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान ली जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे इंप्लाइड वारंटीज की। इंप्लाइड वारंटीज मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद जब आप गुड्स को यूज कर रहे हो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें मान ली जाएंगी। सबसे पहला इज द वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। सबसे पहला क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, अगर जो आपको स्कैनर दी हुई थी, अगर आपको मियरली यूज करने के लिए दी हुई थी, आपको वो आपके नाम पर नहीं कर दी गई थी, तो आपको बोला गया था उस पर अंडरलाइन मत करो, नाम मत लिखो, ये सारी चीजें। लेकिन जो कि अगर आपको वो गुड्स बेच दी गई है, जो कि आपके पास उन गुड्स का वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, अब इस केस में आप जैसे चाहो कि आप उसको यूज कर सकते हो। यस, तो एक बार गुड्स सेल हो गए ना, एक बार गुड्स सेल हो गए ना, देयर इज द कंडीशन एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब जो बायर है उसके पास राइट है कि वो अपने गुड्स को कैसे भी यूज करे, बायर अपने गुड्स को कैसे भी यूज करे। उसके बाद क्या है, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी एंड फिटनेस वाला क्या बोला हुआ है, जब गुड्स बेचे गए तब भी क्वालिटी एंड फिटनेस मैच होनी चाहिए, एंड गुड्स सेल होने के बाद भी ड्यूरिंग द यूसेज उसका क्वालिटी एंड फिटनेस मेंटेन होना चाहिए। तीसरा क्या बोला हुआ है, वारंटी एज टू डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। हमने क्या एग्जांपल देखा था, सैनिटाइजर वाला। इफ सैनिटाइजर इज इनफ्लेमेबल, अब आज आप बेचोगे, आज इनफ्लेमेबल नहीं है, लेकिन जब फ्यूचर में वो यूज करेगा तब अगर इफ इट कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद समथिंग इनफ्लेमेबल तो आग लगने का डर है। यस, इसीलिए क्या बोला हुआ है, इसीलिए क्या बोला हुआ है कि अगर उसका डेंजरस नेचर है तो आपका काम है आप बायर को पहले क्या करो, सतर्क कर दो। आप बायर को पहले क्या करो, सतर्क कर दो। लास्ट इज द वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस मतलब अगर मैंने आपको मेरी कार बेची एंड उस कार पे ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, अगर मैंने आपको कोई कार बेची एंड उस कार पर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, तो मेरा काम है मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कार पे क्या है, लोन चल रहा है। मेरा काम है मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कार पे क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। अब मान लो कि हमारा कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था 15 लाख रुपए का। हमारा कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ था, 15 लाख रुपए का। अब मान लो कि लोन को मुझे बैंक को देने हैं 8 लाख रुपीज, तो मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा, 8 लाख रुपीज तू बैंक को चुका देना, बचते हुए 7 लाख रुपीज जो है तू क्या कर दे, मुझे दे दे। अब इसमें एग्जिस्टेंस एनकम्ब्रेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया तो चलेगा, लेकिन इंप्लाइड कंडीशन मतलब हमने पहले ही देखा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो किसे फॉलो करोगे, इंप्लाइड कंडीशन की। अब इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि कोई एनकम्ब्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई एनकम्ब्रेंस है आप आपस में एग्री करो एंड उस हिसाब से आप कंसिडरेशन फिक्स करो तो एनकम्ब्रेंस हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो कोई एनकम्ब्रेंस होना नहीं चाहिए। ये हो गए हमारे इंप्लाइड, कौन से हो गए, वारंटीज हो गए। सबसे पहला अनडिस्टर्ब पोजीशन, अगला है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, तीसरा है वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर।
अब बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। जल्दी से बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल रहेगा? बायर लायबल। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल होगा? बायर लायबल होगा। क्या बोला हुआ है? लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। क्या बोला हुआ है इसमें? लेट द बायर बी अवेयर तो लिखना ही है, उसके साथ ये भी एक लाइन लिख के लानी है, सेलर इज इन नो वे लायबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ दी बायर। क्या बोला हुआ है? सेलर लायबल है क्या बायर के बैड सिलेक्शन के लिए? नहीं। अब सेलर है, सेलर तो जब गुड्स को बेचेगा तब उसकी अच्छी क्वालिटी ही बताएगा। सेलर क्या बताएगा? सेलर तो अच्छी क्वालिटी ही बताएगा। तुम्हारा काम था कि तुम क्या करो? चेक करके लो। तुम्हारा काम था तुम क्या करो? क्या चीज? कौन सा एग्जाम्पल देखा था इसमें? क्या बोला हुआ था? केशव की शादी में आप लड़की देखने जाएंगे तो घर वाले अच्छी चीजें ही बताएंगे, घर वाले अच्छी चीजें ही बताएंगे। फिर मान लो कि अब लड़कों में भी ऐसा होता है, लड़कियों में भी ऐसा होता है। आप पहले जाओ लड़की का रिश्ता करने, माँ बाप को पता है अगर कि यार ये लड़की जो है ना ये थोड़ी चिड़चिड़ी है, फिर भी वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बहुत शांत है, बहुत शांत है। फिर एक बार शादी हो जाए एंड अगर लड़की ससुराल में जाकर चिड़चिड़ करने लगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छे से रहती थी, तुमने क्या किए होंगे उसको? तुमने उसको चिड़चिड़ा बना दिए होंगे। हमारे घर पे तो बहुत अच्छे से रहती थी। क्या उन्होंने बोले थे केशव को ऐब से, बाद में मालूम पड़ा केशव में तो ऐब ही ऐब है। मैं लड़की पे शिफ्ट किया था, ये फिर से घूम के केशव पे लेके आ गए। तो सुनना है, केशव ही सुनना है। क्या बोला है? सेलर इज इन नो वे बाउंड। क्या बोला है? पॉइंट पर देखेंगे, सेलर इज इन नो वे लायबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ दी बायर। क्या सेलर बायर के बैड सिलेक्शन के लिए लायबल है? नहीं। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स। बायर के बैड सिलेक्शन के लिए कौन लायबल? बायर लायबल। क्या सेलर की जिम्मेदारी है कि वो बताए बायर को कि गुड्स में क्या क्या डिफेक्ट है? नहीं। वो तो तुम जब यूज करोगे तब क्या कर लेना, डिफेक्ट मालूम कर लेना। अब लेकिन अब अभी अपने को देखने हैं एक्सेप्शन टू द कैवेट एम्प्टर। जल्दी क्या चीज? प्रसाद बता दो जरा उनको। बात करेंगे कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल होता है? बायर लायबल। कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल? बायर लायबल। अब एक्सेप्शन टू, चल बेटा केशव, एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल? एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल? सेलर लायबल। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या है? फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूसेज। क्या ये यही तीन कंडीशंस है? अगर मैंने सेलर को मेरी रिक्वायरमेंट बता दी थी, अगर मैंने सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया था एंड सेलर का काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीजें बेचना है, तो कौन लायबल है? सेलर लायबल है। अदरवाइज कौन लायबल है? बायर लायबल है। जैसे मैं शॉप पर गया, मैंने सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई नहीं किया, मैंने सेलर को क्या बोला? हाँ वो जो लॉजिटेक का C922 प्रो मॉडल वाला कैमरा है ना, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही कैमरा चाहिए। ना मैंने सेलर को पर्पस बताया, ना मैं सेलर के इस पे क्या किया, ना मैं सेलर के जजमेंट पे क्या किया, मैंने रिलाई किया। अब इस केस में मान लो ये कैमरा बरोबर से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, या ये कैमरा मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कौन लायबल रहेगा? मैं लायबल रहूंगा एंड नॉट द सेलर। लेकिन अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, लेकिन अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, पहला कंडीशन कौन सा है? पहला कंडीशन कौन सा है? जल्दी बैठेंगे। बायर हैज मेड नोन टू द सेलर, बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच गुड्स आर बीइंग परचेज। अगला क्या है? बायर हैज रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, बायर हैज रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। एंड तीसरा क्या है? क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन प्रोवाइडेड तीनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहला तो आपने गुड्स डिस्क्राइब किया है, दूसरा तो आप सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, एंड तीसरी बात क्या है? सेलर का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम है कि वो गुड्स को क्या करे? सप्लाई कर दे। बेटा भराटे क्लास चालू है ना? क्या कुछ भी नहीं, बात कुछ भी में नहीं आता है ना? बात करेंगे, अपन ने एग्जांपल बात करी थी, वो केमिस्ट के पास जाके मैंने क्या बोला था कि मुझे हॉट वाटर बॉटल चाहिए। अब वो बॉटल लेकर गया एंड वो क्या हो गया? बॉटल क्या हो गई? बॉटल फट गई।
बस हो गई। हाँ बस ही बोला था। तो कौन लायबल होगा? लायबल कौन होगा? सेलर लायबल होगा। अब मान लो बायर आता, बायर कुछ पर्पस वर्पस नहीं बताता, बोलता कि मुझे मिल्टन की यही वाली बॉटल दे दो, अब कौन लायबल होता? अगर डैमेजेस होते तो बायर, जो कि उसने सेलर को डिस्क्रिप्शन दिया है, तो कौन लायबल है? सेलर लायबल है। अगला कौन सा देखेंगे? गुड्स परचेज अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम। अगर मैं गया, मैंने बोला आईफोन 14 चाहिए, उसने मुझे जो डिस्क्रिप्शन थे वो गुड्स दिए, मैं घर पे लेकर आ गया। अब घर पे लेके आने के बाद मैंने डब्बा खोल के देखा, उसमें तो चार्जर नहीं था, उसमें तो ईयरफोन नहीं था, उसमें चार्जिंग केबल नहीं था। अब इस केस में क्या बोला हुआ है? अब इस केस में अगर मैंने डायरेक्ट ब्रांड नेम को देखकर प्रोडक्ट परचेज किया है, तो मैं सेलर को बोल सकता हूं कि आपका काम था, आप मुझे बताओ इसमें चार्जर नहीं है? नहीं, इस केस में इंप्लाइड कंडीशन है। इस केस में क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है। अगला केस, तो इसके लिए इसको कट किए वाला है ना। मैंने क्या बोला? क्या बुक में लिखा हुआ है बेटा? ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन में आइडियली कौन लायबल होता है? बायर। ये कंडीशन में आइडियली कौन लायबल होता है? बायर। मतलब क्या ये एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर है? क्या ये एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर है? नहीं। लेकिन कैसा है? भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है। अगला बोला है गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगला क्या बोला है? गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने गुड्स को डिस्क्राइब किया है, अगर मैंने गुड्स को डिस्क्राइब किया है, ये सारे कौन से कंडीशंस है? इंप्लाइड कंडीशंस ही है। एक तो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए, सैंपल मैच होना चाहिए, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए, ट्रेड यूसेज होना चाहिए, एंड द लास्ट इज द सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट। सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट। सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट। मतलब अगर सेलर जानबूझ के गलतियां क्या कर रहा है? छुपा रहा है। अगर सेलर जानबूझ के क्या कर रहा है? गलतियां छुपा रहा है। तो इस केस में कौन लायबल होगा? सेलर या बायर? सेलर, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन टू द, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट नॉर्मली कौन लायबल होता है? सेलर लायबल होता है। नॉर्मली कौन लायबल होता है? सेलर लायबल होता है। कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल होता है? बायर। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर में कौन लायबल होता है? सेलर लायबल होता है। टाइम देखो। नहीं नहीं, वो नहीं। और आधा घंटा कैसे जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा भाई।